नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया डेली पर। और मैं सबसे पहले आपका स्वागत करूंगी इस खास कार्यक्रम राम प्रहार में, जहां आज हम बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान में इस राम प्रहार के जरिए हाहाकार बचा हुआ है। भारत एक बार फिर से अपने दुश्मन को साफ संदेश दे रहा है। अब अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत की तो जवाब पहले से 100 गुना ज्यादा सख्त दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पहले ही पाकिस्तान की कमर टेढ़ी हो चुकी है और अब एक्सरसाइज राम प्रहार उस अंतिम जवाब की तैयारी है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने पाक को दो टूक चेतावनी दी है। दुश्मन कुछ भी कर सकता है और अगर उसने गलत किया तो उसे ऐसा जवाब मिलने वाला है जिसे वो भूल भी नहीं पाएगा। हरिद्वार की पावन धरती पर यह अभ्यास दिखा रहा है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। सीमा पर शांति तभी जब हमारी ताकत बोलती रहे। भारत तैयार है। दुश्मन अगर आंख दिखाएगा तो इस बार जवाब ऐसा होगा, ऐसा दिया जाएगा कि आतंकिस्तान उसे जीवन भर भुला नहीं पाएगा। मतलब साफ है कि इस बार अंतिम प्रहार होने वाला है और दुश्मन का पूरी तरीके से संहार किया जाएगा। किस तरीके से यहाँ पर मनोज जो है मेजर जनरल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। विजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। ने इसी के लिए साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। तो आज चर्चा हम करने वाले राम प्रहार पर और मेरे खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल संजीव मलिक, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहला सवाल यूके देवनाथ सर आपसे मैं रखना चाहती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का इंतजार क्या पाकिस्तान कर रहा है? क्योंकि हमने जिस तरीके से राम प्रहार के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश अब पाकिस्तान को की है कि वापस से अगर आंख दिखाई जाएगी तो उन आंखों को नोच लिया जाएगा। रितु जी, जब से लाल किला में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है तब पाकिस्तान घबराया हुआ है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करें। हाँ, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार स्टैंड बाय अलर्ट मोड पर है। ये जो एक्सरसाइज हम भारत में कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि युद्ध की परिस्थिति में अगर हमारी फोर्सेस को आक्रामक रुख अख्तियार करना पड़े तो उसकी जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन होगी उसको कैसे मेंटेन किया जाए। भारत की फौज, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स है, वो हमेशा देश के डिफेंस के लिए, रक्षा के लिए तो हमेशा प्रस्तुत रहती है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति भी आएगी जब हमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर जमीन को कब्जा कर उस पर कंट्रोल रखना है? देखिए, उरी में जो किया गया या सिंदूर के दौरान जो किया गया, हमारी जो फौज थी, हमारे कमांडोज थे, वो पाकिस्तान में घुसे, जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको बर्बाद किया और फिर वापस आ गए। लेकिन भविष्य में हो सकता है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप का ये आदेश आए कि जमीन को पकड़े रहो। वार्निंग होने वाली है पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान जो है उसको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 क्या भारत करने वाला है। फिलहाल भारत की सरकार ने यह कहा है कि लाल किले का जो हमला है वो एक टेरर इंसिडेंट था। तो भारत सरकार ने ऑफिशियली यह बयान दे दिया है कि ये एक टेरर अटैक नहीं था। इसका मतलब यह है कि भारत फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब ये जो पहाड़ी, जो उत्तरांचल की जो पहाड़ियां हैं, देखिए यहाँ नदियां होती हैं, चोज बोला जाता है लोकल भाषा में। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे कि जम्मू से आगे जाने पर आपको पहाड़ियां मिलती हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ।
वहाँ पर काफ़ी सारी चोज़ हैं जो कि पहाड़ी नदियाँ होती हैं, उनमें गोल-गोल पत्थर होते हैं। सबसे बड़ा जो आयोजन करना पड़ता है कि इन पानी भरे ढलानों पर टैंक कैसे अग्रसर होंगे। जब आर्मर आगे बढ़ता है तो उसके लिए हार्ड ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़मीन नरम हो, कीचड़ हो, उसमें गोल-गोल पत्थर हों तो टैंक जो हैं वो आगे जाने से फँस जाते हैं। ऐसे में जैसे आर्मी इंजीनियर कोर के जवान सामने आते हैं और ऐसी ऑब्स्टिकल्स को क्लीन करने के लिए टैंक के लिए हार्ड सरफेस बनाते हैं। ब्रिज लेइंग टैंक का इस्तेमाल होता है, बीएलटीज़। तो इन्हीं की प्रैक्टिस हो रही है। एक और चीज़ क्या है कि जब ऐसी पहाड़ी ज़मीन पर फ़ौज आगे बढ़ती है तो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन का भी क्या होता है युद्ध भूमि में अगर आक्रामक रुख अख्तियार ऑफेंसिव ऑपरेशंस में जाते हैं, इन्फेंट्री आगे चली गई, आर्मर आगे चले गई, टैंक तोप भी आगे चले गए, लेकिन हथियारों का जो जखीरा है, जो कंज्यूमेबल्स हैं, टैंक के गोले, तोप के गोले, इनको भी तो उन अपनी जो मेन फोर्सेस है उसके साथ अग्रसर होना पड़ता है। उसी की प्रैक्टिस हो रही है। जी। बिल्कुल यूके देवनाथ सर, कर्नल संजीव मलिक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल अब ये रहेगा, गंगा मैया का तो आशीर्वाद मिल गया है और ऐसे में हम देख रहे हैं, पहले हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए, दूसरा पार्ट ना हो जाए, दूसरा वर्जन ना हो जाए, पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है। लेकिन सवाल उस कॉन्फिडेंस को लेकर के मैं आपसे चाहूंगी कि क्या अब अपनी कॉन्फिडेंस को एकत्र कर पाएगा पाकिस्तान? जो हम राम प्रहार के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेज क्या पाकिस्तान को पहुंच रहा है? क्योंकि ऐसी जो हिमाकत है वो लगातार कर रहा है सरहद पार से अभी भी। रितु, थैंक यू वेरी मच, और मेहमानों को सभी को नमस्कार। रितु, देखिए, पाकिस्तान की अगर हम इस बेस लाइन से ले पाकिस्तान कभी मानने वाला नहीं है। वो अपनी टैक्टिक्स बदलेगा, अपनी बदमाशियों का तरीका बदलेगा, भारत को परेशान करने का वो तरीका बदलेगा। कारण क्यों बदलेगा, क्यों नहीं वो रुकता? क्योंकि उसका अस्तित्व हमारे अपोजिशन में है। हमको तंग करने में कट्स एंड द ब्लीड थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी उसके खून में है, क्योंकि वो नहीं जिंदा रह सकता हमारे बिना, हमारे विरोध बिना, हमारे से लड़े बिना। और वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं ले सकता। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की आज उसकी शायद हालत ही नहीं है। वो चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, वेपनाइज ले लो, मिलिट्री ले लो, या कुछ भी ले लीजिए। इसलिए वो क्या करता है, अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है। इन प्रॉक्सीज को आगे भेज के वो ढाल के रूप में खुद बैठ के पीछे, और उस प्रॉक्सीज के अंदर उनके जो मिलिट्रीज भी होते हैं, उनके जो रेगुलर सर्विसेज होते हैं, वो लोग भी होते हैं। अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, अभी देखिए, हमने एक्सरसाइज की था गुजरात के कच्छ के इलाके में। उसका भी हमने एक्सरसाइज अपनी जो पॉलिसी, जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है और हमारी जो पॉलिसीज है, जो मिलिट्री लीडर्स बनाते हैं, वो चीज को उनको बेसिकली अमल में उनका असली जामा पहनाना, अपने ड्रिल्स को उसको रिहर्स करना, और जो हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना, ये सब चीजें इसमें शामिल होती है। यही आप देखेंगे, जो फोटो भी अवेलेबल है, आप देख भी रही हो जो उसमें चल रहा है। देखिए, एम्फीबियस ऑपरेशंस, एम्फीबियस मतलब पानी और लैंड दोनों को मिलाकर। संजीव सर, इसमें मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगी एड ऑन करके। सर, अभी हमने देखा था रुद्र ऑपरेशन को लेकर के, भैरव ऑपरेशन को लेकर के, एक तरह से ये अभियान जो छेड़ा है भारत ने, यही दमखम जो है पाकिस्तान में, इसी वजह से खलबलाहट है। हमने अब तस्वीर दिखाई थी, इंडिया डेली ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि किस तरीके से उनके जो GHQ क्वार्टर है उसके 5 किलोमीटर दूर पर ही, वहां पर ये लोग मरकज अल कुदस का एक पूरा चला रहे हैं, सामुदायिक केंद्र उसको नाम दिया है, लेकिन वहां पर से किस तरीके से दहशतगर्दी का जो खेल है वो किया जा रहा है, और ये अब और ज्यादा एक्टिव होकर के कर रहे हैं सर, क्योंकि ये समझ गए हैं कि भारत तैयारी कर रहा है अंदर खाने। रितु, इसमें 2-3 पॉइंट है। देखिए, एक पॉइंट तो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। अपनी हरकतों को जारी रखने के लिए इनको ये अपने प्रॉक्सीज की जिंदा रहना बहुत जरूरी है, उनकी एक्टिविटी को एक्टिव रखना जरूरी है। अपने प्रॉक्सीज को ये बॉर्डर के पास से हटा के, या जिसको हम पीओ के बोलते हैं, उस एरिया से हटा के, और ये पीछे डेप्थ में ले जा रहे हैं ताकि हम हमारी मार से वो बच सके। हालांकि ये भूल रहे हैं कि आज हमारे पास जो कैपेबिलिटी है और जो हमने मिथ्स तोड़े हैं, उसके दम पे हम अपनी नई एग्रेसिव पॉलिसी के तहत हम कहीं भी इनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात ये होती है कि देखिए, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम वो चीज को ध्यान में रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी टेरेन अवेलेबल है, कहां किस किस परिस्थिति में अपना काम करना पड़ सकता है। और जब हमारे GNC वेस्टर्न कमांड बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे कि देखिए, दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के बाद अल्टीमेटली बार्गेनिंग पावर आती है कि जिसके पास जमीन हो जाती है। और वो जमीन पाकिस्तान के पास रिवराइन भी है, उसके पास हिली टेरेन भी है,
और उसके पास डेजर्ट भी है। तो ये देखते हुए हम अपने तरह तरह की डेजर्ट में, तरह तरह की टेरेन में अपने एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं, जिससे कि हम अपनी फोर्सेज का इंटीग्रेशन सर और हम उसके साथ अपने अपनी फोर्सेस का इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान है वो, हमें समझना होगा, और वो पाकिस्तान भी समझ रहा है कि वो आतंकिस्तान है। वो अपनी चालबाजी से, अपनी इस तरीके की स्ट्रेटेजी से जिससे आतंकियों को परोसा जाए, वो नहीं रुकने वाला है। सर पीके सहगल सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर मैं उनका रिएक्शन चाहूंगी। पीके सहगल सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। और मेरा पहला सवाल आपसे उसी मिलिट्री, अगर मैं कहूँ एक डॉक्ट्रीन को लेकर के रहेगा, एक मिलिट्री डॉक्ट्रीन जो हम इस वक्त चला रहे हैं, हम एक्टिव हो चुके हैं सर, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान जो है वो टेढ़ी खीर है जो कभी बाज नहीं आने वाला है। ऐसे में हम राम प्रहार के जरिए हमने हरिद्वार को चुना। हरिद्वार का जियोपॉलिटिकल स्टेट जो है, वहां पर ज्योग्राफिकल जो जोन है, वो कैसे इफेक्ट करने वाला है पाकिस्तान को सर? ये जो धरती चूज की गई है गंगा मैया की, ये क्यों चूज की गई है सर? इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि बिल्कुल जो पाकिस्तान के पंजाब जो उनका हार्टलैंड है, और उसके साथ में जो जम्मू का इलाका है, बिल्कुल ये टेरेन उसी माफी का है जो पाकिस्तान के अंदर है। और हम अपने आप को हर प्रकार से तैयार कर रहे हैं, हर प्रकार से मजबूत कर रहे हैं। एयरफोर्स और आर्मी के कोऑर्डिनेशन को, इंटीग्रेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ड्रोन्स को, टैंक्स को इंटीग्रेटेड तौर पर आर्टिलरी के साथ में, इंजीनियर्स के साथ में कैसे काम करना है, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। साइबर वॉरफेयर को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, इन सब को किस प्रकार से इंटीग्रेटेड तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान को बड़ा क्लियर मैसेज भेजा हुआ है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बड़ी डिसाइसिव है, हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और हमने साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कहा है हम किसी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपने किसी प्रकार से हिंदुस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को अंजाम दिया, हम सर, लेकिन बात तो उसको लेकर के भी होगी ना। ऑपरेशन सिंदूर तो किया था ना हम लोगों ने, लेकिन वहां पर एक कहा जाए कि जिस टेढ़ी खीर की मैं बात कर रही थी, पाकिस्तान बाज तो नहीं आता है सर। हमने देखा था सीज फायर को लेकर के जो तस्वीर आई थी, सीज फायर इसी कंडीशन पर किया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से यदि ऐसी कोई हरकत होती है तो उसकी डबल इंटेंसिटी से भारत रिटेलिएट करेगा। अब क्या सर, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या माना जाए कि इससे भी ज्यादा जो ऑपरेशन सिंदूर हम देख रहे थे अप्रैल मई के महीने में, जिस तरीके से हमने जवाब दिया, उसका डबल इंटेंसिटी के साथ जवाब दिया जाएगा? अगर पाकिस्तान ने कोई बड़े हादसे को अंजाम दिया सर, क्रीक के इलाके में, या पंजाब इलाके के, या जम्मू कश्मीर के इलाके में, या पंजाब के इलाके में, राजस्थान या गुजरात, या कोई बड़े हादसे को अंजाम दिया हिंदुस्तान के अंदर जिसमें साफ तौर पे पाकिस्तानी कनेक्शन नजर आए, तो हिंदुस्तान ने कहा कि हम बहुत बड़े पैमाने पर आपको सजा देंगे। जब जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को लड़काया, चाहे वो 48 हो या 65 हो, 71, 99 या 2025, पाकिस्तान को समझ आ गया है कि हिंदुस्तान की क्या ताकत है, क्या क्षमता है। हमारी जो खामियां थी, हमारी जो कमजोरियां थी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में, जो हमने लेसन लर्न किए, उन्हीं को मजबूती देने के लिए ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, चाहे वो एक्सरसाइज त्रिशूल हो और चाहे ये। और बड़ा क्लियर मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के समर्थकों को, इंक्लूडिंग अमेरिका या चाइना को या टर्की को। सर ये मैसेज ले पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आ रहा है। यूके देवनाथ सर, ये बताइएगा, जब हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर उस कंडीशन की बात करते हैं जहां हम तीनों देशों को एक साथ रखें, अगर पाकिस्तान, भारत और इसके साथ साथ चीन को रखें, दोनों ही टेरेन वाइज दोनों ऊपर है, पाकिस्तान और चीन दोनों ही ऊपर की तरफ है, लेकिन टेरेन वाइज भारत जो है वो थोड़ी नीचे स्तर पर पड़ता है, नीचे तल पर पड़ता है। ऐसे में उन ऊंची पहाड़ियों को टारगेट करने के लिए क्या हरिद्वार को चूज किया गया? रितु जी, जो पहाड़ की लड़ाई होती है, हाँ, वो रेगिस्तान की लड़ाई से और मैदानी या जंगल की वॉरफेयर से थोड़ा अलग होता है जी। पहाड़ की वॉरफेयर में सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि आपको सप्लाई चेन मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, रेगिस्तान में जब युद्ध होता है तो आप रेगिस्तान के फौज में, मेरे साथ आर्मी के 2 विशेषज्ञ हैं, जब आर्मी की आक्रामक पंक्तियां आगे चली जाती हैं, इन्फेंट्री असॉल्ट आगे चले जाती है, वो आगे चले जाते हैं, टैंक जब आगे जाते हैं वो आगे चले जाते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है, या आम पठार में क्या होता है कि पीछे से जो आर्मी एक शब्द इस्तेमाल करती है, बी एचलॉन, जिसमें कि नॉर्मल चक्के वाली गाड़ियां वो रसद लेके आगे बढ़ती हैं। पहाड़ों में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बी एचलॉन है, उसको आगे बढ़ने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सड़क नहीं मिलती है। अलग अलग क्लास ऑफ रोड्स जो हैं, एक्सेस ऑफ एडवांस जो है, वो जरूरी नहीं है कि सड़क के समानांतर हो पहाड़ में। तो
कई बार क्या होता है, जैसे बट सर इन्फेंट्री असॉल्ट किया, सी बटालियन लेवल तो को अगर हम पहाड़ के देखें, ऊपर पहुंच इस गई, वक्त सी लेवल लेकिन जिस उनका तरीके से हम फायर देख रहे सपोर्ट 10 हैं, किलोमीटर सी पीछे रह लेवल गया। से राइज अप होकर के अगर हम आए हरिद्वार की तरफ आते हैं, साउथ इंडियन इंडिया की तरफ जाए, उस जोन में और हरिद्वार के जोन में स्पेशली अगर हम टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान को और चाइना को, इफ वी चूज हरिद्वार, वहां पर सी लेवल से जो दूरी है या कहे जो ऊंचाई है, हरिद्वार का जोन कितना टिपिकल हो जाता है, कितना सेंसिटिव हो जाता है सर? ये सवाल आपने किससे किया? यूके देवनाथ सर, यूके देवनाथ सर। हाँ रितु जी, हरिद्वार का जो जोन है, सॉइल जो है हाईली अनस्टेबल है। एक्सरसाइज के दौरान अक्सर आप देखेंगे कि जब हैवी व्हीकल्स, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक जब आगे बढ़ते हैं तो जमीन जो है वो क्रश हो जाती है। और अगर एक ऐसा स्लोप आया है जिसमें स्लोप में ऊपर चढ़ते वक्त आपको रोडों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर से अप स्लोप जाना पड़ रहा है, तो मैंने खुद देखा है कि टैंक्स को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में इंटीग्रेटेड जो बैटल होता है उसमें उसी टैंक रेजिमेंट के साथ मिलजुल कर कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान भी होते हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स, उनके पास डायनामाइट भी होते हैं। तो जैसे जैसे पहाड़ों में अगर युद्ध होता है, जरूरत पड़ने पर कोर ऑफ इंजीनियर्स जाके सड़क बनाती है ताकि टैंक्स आगे बढ़ पाएं। देखिए, मैन्यूवरेबिलिटी पहाड़ों में बहुत ही कम हो जाती है। आप आगे बढ़ रहे हैं, बाएं तरफ भी पहाड़ है, दाएं तरफ भी पहाड़ है, आपको घाटी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आप घाटी से आगे बढ़ रहे और हैं उन्हीं तो हो रफ सकता है कि टेरेन्स नदी को आ जाए सामने। चूज किया जा रहा है, उन्हीं रफ टेरेन्स को टारगेट करते हुए ये जो राम प्रहार ऑपरेशन है सर, या यूं कहे ये रुद्र ऑपरेशन के साथ साथ भैरव ऑपरेशन, ये कहा जाता है कि एकीकृत एक बैटलफील्ड में लड़ाई को लेकर के ही कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। यूके देवनाथ सर, कुल मिलाकर अगर आपकी बात का समअप निकाला जाए, पीके सहगल सर, इसको लेकर के जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक मेड इन इंडिया को लेकर के एक पहल हम देख पा रहे हैं। मेड इन इंडिया अगर हम कहें स्ट्रेटेजाइज करके, भारत जो है अब भारत में बनी हुई अगर कहें आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से हम आगे युद्ध के मुहाने पर यदि आते हैं, उस बैटलफील्ड पर भारतीय मेड इन इंडियन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कैसे लड़ा जाए और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। अगर हम कहें इस वक्त अगर मार्केट में जो तमाम आर्टिलरीज है, चाहे अमेरिका मेड हो या चीनी मेड हो, टर्किश मेड हो, इन सभी का मुकाबला करने के लिए मेड इन इंडिया भी अब आ गया है मार्केट में सर। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। इंडिया की रेजिलियंस जो है बहुत बड़ी पैमाने में बढ़ गई है। ये आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया की वजह से हिंदुस्तान अभी दूसरे देशों के ऊपर उतना निर्भर नहीं जितना पहले होता था। पहले 70 to 80% हमारा इक्विपमेंट तो था रशिया से था या बाहरी देशों से था। हम स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, हर एक चीज़ के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। आज मेक इन इंडिया ने हिंदुस्तान को बहुत ही ज़्यादा सक्षम बना दिया है। हमारी एटैक जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन गन्स है। हमारा जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जैसे पिलाका है, उसको इसराइल भी खरीदना चाहता है, उसको फ्रांस भी खरीदना चाहता है, उसको जर्मनी भी खरीदना चाहता है। और साफ तौर पे फिर जो हमारी ब्रह्मोस है उसको देखो, अभी इंडोनेशिया खरीद रहा है, पहले उससे पहले फिलीपींस खरीद चुका है, वियतनाम भी उसको खरीदना चाहता है, ताइवान भी उसको खरीदना चाहता है और अनेकों देश खरीदना चाहते हैं। इसी माफिक हिंदुस्तान के अंदर बने हुए हेलीकॉप्टर जो है अनेकों देश खरीद रहे हैं। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो आकाश तेज सिस्टम था, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लैस करते हुए बनाया गया, जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उन्हें 1000 ड्रोन फायर और किए। सर ये जो आप एयर डिफेंस सिस्टम का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने ये बता दिया, दिखा दिया कि यदि चीनी मेड आप J-35 भी ले आइए तब भी भारत के सामने वो टिक नहीं पाएगा, इंटरसेप्ट कर दिया जाएगा। संजीव मालिक सर, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र पीके सहगल सर कर रहे थे, दुश्मन कांप रहा है और वो कपकपाहट की वजह, वो कंपन की वजह ये है क्योंकि एक के बाद एक करारा जवाब भारत दे रहा है। और इसमें सीधे सीधे मैं आपको याद दिला दूं, मार्को रूबियो जो है दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहते हैं कि भारत सक्षम है, भारत लड़ लेगा अपनी लड़ाई, भारत को जरूरत नहीं किसी की। ये क्या दर्शा रहा है सर? अमेरिका ये कह रहा है। रितु जी, मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा ऑफ सिंदूर से। बहुत ज्यादा कुछ महीनों की बात है। देखिए, पाकिस्तान ने कतई उम्मीद नहीं किया था कि हम इस तरह से रिटेलिएट करेंगे। ये तो हो गई क्वांटम की बात और अप्रोच की बात। उसने ये भी उम्मीद नहीं किया था कि हम किस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन से, स्टेट ऑफ द वेपन का इंटीग्रेशन करके अपनी डिफेंस में, और अब उसके बाद डिफेंस के बाद ऑफेंसिव एक्शन लेंगे।
हमारी जो एयर डिफेंस है ये किसी को नहीं मालूम था। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि पाकिस्तान के पास जो HQ सीरीज की HQ9 और HQ16 आई थिंक उनके दो सिस्टम है जो चाइना ने उनको दिया है। बेसिकली चाइना ने अपना ट्रायल करना चाहा, लेकिन उस ट्रायल को हमने अपने जो सर वो तो खिलौने इंडिजिनियस परोस रहे हैं, वो तो पाकिस्तान को खिलौने दे रहे हैं। जी, जी। वो खिलौने तो काम ही नहीं कर पाए ना सर। अब पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को हम देखें, वो खिलौने चीन ने ऐसे ही दे दिए कि लो बच्चों खेलो। एक तरह से पाकिस्तान को तो जिस तरीके से कहा जाए हाथ में वो ही मिठाई थमा देने जैसी बात होगी ना कि आप जंग के मैदान पे और J-35 आपको परोस दिया जाए, जो भारत के आकाश सिस्टम के सामने एकदम फेलियर साबित हो जाए सर। रितु जी देखिए, मैं इसको एक कदम और आगे लेकर जाऊं। इवन अमेरिका डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रेजिलियंस एंड दिस काइंड ऑफ अटैक फ्रॉम इंडिया। दो कारण। पहली बात यह कि देखिए कुछ ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही टर्की ने अपने बहुत सारे मालवाहक जहाज भेजे और इवन शिप्स भेजे। उसके अंदर बहुत सारा इनका वेपनरी आई और स्पेशली ड्रोन सिस्टम्स आए और ड्रोन्स भी हजारों की संख्या में आए। जिस तरह से हमने ड्रोन का एक भी, ठीक है, वन और मस्ट हैव वेंचर्ड आउट इन बॉर्डर, जिस तरह से हमने उनका एक तरह से डिस्ट्रक्शन किया है, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रोन किया है, दिस वाज ए सरप्राइज टू यूएस आल्सो। और इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान इस बात को चिंतित है कि इंडिया के पास और पता नहीं इसका नेक्स्ट लेवल क्या होगा। और ये चिंता उसको सताई जा रही है कि ऑफ सिंदूर में जो उसने एक सैंपल देखा है ना, जो उसने सोचा था मैं स्वाम ड्रोन भेजूंगा और ये करूंगा। देखिए कोई भी चाइनीज खिलौने हैं, मिसाइल्स हमारे खेतों में मिली और हमारे जो गांव के लोग हैं, देखिए हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और आज के जमाने में हमारे यहाँ कोई चीज छुपाए से छुप नहीं सकती। लोग जाके खेतों के अंदर और उसको उठा रहे हैं। यही जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज कटियार, यही बात रखते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ कहा राम प्रहार तो एक ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है, पाकिस्तान पूरी पिक्चर भी देखेगा। यूके देवनाथ सर ये बताइएगा, क्योंकि दुश्मनी मोल लेने की आदत पाकिस्तान की पुरानी है, वो अभी से नहीं करता आ रहा है, वो बहुत पहले से करता आ रहा है। और ये अगर कहे लेकिन एक तरह से मैसेज है कि अपनी ताबूत खुद खोज रहा है ना, क्योंकि अभी हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं कि ट्रेलर है ये, हमने अभी सिर्फ अभ्यास किया है। चाहिए होगा तो हम इसका परीक्षण भी कर सकते हैं और वो उसका कहा जाए एक टेस्टिंग सेंटर पाकिस्तान ही हो जाएगा सर। रितु जी इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी बार बार अपने देश की भोली भाली आवाम को गुमराह करती है और भारत का भय दिखाती रहती है। दूसरी चीज पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है कि अपने देश की पॉलिटिशियंस को ये कहती है कि अगर कभी भविष्य में भारत के कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है तो वो काम सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी कर सकती है। इन दो वजह से पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में जरूरत से ज्यादा दखल दे देती है। अब भारत इस चालाकी को समझ गया है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में किया, भविष्य में भी अगर दरकार पड़े तो हम पाकिस्तान की अगर जरूरत पड़े तो LOC को क्रॉस करके या IB को क्रॉस करके हम उस तरफ जा सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं हरिद्वार का एरिया है, सर वो तो बंकर में छुप जाते हैं ना, इनके मुनीर साहब, इनके जो फील्ड मार्शल है वो तो बंकर में छुप जाते हैं, वो कहाँ समझेंगे सर ये सारी स्ट्रेटेजीज। बहुत ध्यान से देते हैं रितु जी, जब भी हम हमारी आर्मी इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जाहिर मानिए कि पाकिस्तान जो है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस मैकेनिज्म को फुल्ली अलर्ट मोड पे रखता है और पाकिस्तान के जो EW एयरक्राफ्ट हैं वो बॉर्डर के उस तरफ लगातार उड़ रहे हैं ये सूंघने के लिए कि हमारे एक्सरसाइज राम प्रहार में हम क्या कर रहे हैं। तो कोर कमांडर किस तरह से डिव कमांडर से बात कर रहा है, डिव कमांडर्स कैसे आगे ब्रिगेड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रिगेड जो है अपने नीचे जो दूसरी बटालियंस हैं या सपोर्ट सर्विसेज हैं उनके साथ तालमेल बिठा रहे हैं, ये पूरा वो मॉनिटर करते हैं। चाहे कम्युनिकेशन में हमारे कमांडर्स जो हैं HF सेट का इस्तेमाल करते हैं, VHF सेट का इस्तेमाल करते हैं, आजकल एरियल हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज के साथ UHF सेट का इस्तेमाल होता है। सबको पाकिस्तान अपनी नजर में रखा है ये भांपने के लिए कि भारत का अगला कदम क्या हो सकता है। पाकिस्तान भांपते रहे, भांपते ही रह जाएगा सर, पाकिस्तान तो भांपते ही रह जाएगा और भांपने में ही खत्म हो जाएगा अंदर ही अंदर, क्योंकि वहां पर तो आप देख रहे हैं ना तो उनका शासन चल पाता है ना उनका प्रशासन चल पाता है तो सिर्फ आतंकिस्तान चल पाता है। वहां पर ना तो सेना काम कर पाती है ना कोई इंटेलिजेंस काम कर पाती है, वहां पे काम सिर्फ अजहर और इनके जैश के तमाम आतंकी कर पाते हैं। एनीवेज संजीव सर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र यहाँ पर यूके देवनाथ सर कर रहे हैं
मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर छोटी छोटी टुकड़ियों को हम देखें, अगर द्रास के उस कमेंट का जिक्र करूं मैं, जहां सीधे सीधे आर्मी चीफ पहुंच करके कहते हैं कि रुद्र अभ्यास हम करने वाले हैं, रुद्र को लेकर के थोड़ी सी हिंट उन्होंने दी थी, लेकिन कितना ही कान पाकिस्तान लगा ले भारत की तरफ, कुछ पता नहीं कर पाई। और हमने तो कर भी दिया, 2 बटालियन अलॉट भी हो गई हैं, एक में 3000 लोग। आप सोचिए, इस एकीकृत एक तरह से बैटल ग्रुप को तैयार कर दिया भारत ने, भनक तक नहीं लगी पाकिस्तान को। रितु जी, देखिए, जो ऑपरेशंस है, ऑपरेशन की हमें ऑपरेशंस का एम होता है उसको सक्सेस करना। सक्सेस करने के लिए उसको हम कैसे सब डिवाइड करते हैं, उसमें क्या क्या इंटीग्रेशन करते हैं। ऑप सिंदूर ले लीजिए, या यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, या इजराइल का ऑफेंसिव ऑपरेशन देख लीजिए, इन सबसे हमें बहुत कुछ लेसन्स मिले हैं। और हर हमारे मिलिट्री थिंकर्स और जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो इस बात को, हाँ, अवश्य इस बात की इसको डॉक्ट्रिन के अंदर इसमें इंटीग्रेट कर रहे होंगे और कर भी लिया होगा। इसी चीज का हम अभ्यास करेंगे जमीन पे और कर भी रहे हैं, ताकि हम जरूरत पड़ने पे अपने सक्सेस की 100% हम अपना गारंटी ले सके अपने कंट्री के लिए। पाकिस्तान क्या है, तिल मिलाया हुआ है, इसलिए तिल मिलाया हुआ है जी, इसलिए तिल मिलाया हुआ है कि ऑफ सिंदूर में इसकी जो दुर्गति हुई है, वो कितना भी प्रोपेगेंडा फैला ले और 2 साल 3 साल वाले रैकेज वैकेज उठा के एयरफोर्स को दिखा दे कि ये हमने ये कर दिया वो कर दिया, इट ऑल ही आल्सो नोज कि जन्नत की हकीकत है क्या, वो कहा उन्होंने कितना दे लॉस ऑफ फेस पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि उन्होंने क्या खोया है क्या नहीं खोया है। ये सब चीजें देखते हुए पाकिस्तान इस समय बड़ी बेचैनी की हालत में है। उसको अपने ये नहीं समझ आ रहा है कि इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा। सर, और ये दिक्कत पाकिस्तान की है, ये दिक्कत पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही है, लेकिन ऑन अ फ्यूचर ग्राउंड्स अगर देखा जाए पाकिस्तान को यही ले डूबेगा। और ऐसे में चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, कितनी ही कान लगा ले भारत में, लेकिन तभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस जो यूनिट्स हैं वो अपने आप में बेहतरीन है, एक अलग नमूना है जो कि एक मिसाल के तौर पर ली जाती है। चाहे सुपर पावर हो, चीन हो, रशिया हो या यूक्रेन हो, इन सब के मुकाबले भारत कहीं से पीछा नहीं है। और ऐसे में ये साफ भी होता है मार्को रूबियो के उस बयान से। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल राम प्रहार से पाकिस्तान में कम से कम हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान हक्का बक्का है कि आखिर भारत कर क्या रहा है। हरिद्वार में गंगा की धरती से जिस तरीके की आवाज उठी, उस गड़गड़ाहट से एक तरह से पाकिस्तान खौफ के साए में।